व्हाई इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं? कोई बताएगा इलेक्शंस क्यों होने चाहिए? डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस होते हैं, क्यों होते हैं बेटा? ताकि सब लोगों को अपनी बात रखने का हक है। बात रखने का नहीं, मतलब अपने लीडर को अपनी चॉइस के हिसाब से अपने लीडर चुनने का हमें राइट होता है। देखिए बेटा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूजेस देयर ओन रूलर्स भी बोल सकते हैं, या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने लीडर्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और अपने रूलर में से कुछ भी आप बोले वो हम लोग खुद चुनते हैं। उसको चुनने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? इलेक्शन कहलाती है। देखिए, तो अब आप वो सोच सकते हैं कि ये इलेक्शन प्रोसेस इतना बड़ा क्यों होता है? वो तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हमें किसको बनाना है नेता। क्या वो पॉसिबल है कि जैसे बड़े कंट्री के अंदर? क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा की हमारी आबादी है, 130 करोड़ के लगभग आबादी है, तो आप एक एक व्यक्ति के पास जाके पूछ नहीं सकते ना कि आप किसको चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं। इससे बड़ा क्या तरीका होता है कि हम अपने देश को कुछ एरियाज में डिवाइड कर दें, ठीक है। उन एरियाज में डिवाइड कर दें और वहां से कुछ व्यक्ति इलेक्शन में कम्पीट करें। वो व्यक्ति जो इसमें से जीत के आएगा, मान लीजिए कि हम बात करते हैं चांदपुर से, चांदपुर बिजनौर का जो रीजन है, अगर हम बात करें स्टेट इलेक्शन में कि जब योगी जी गवर्नमेंट बनी, बीजेपी गवर्नमेंट यूपी के अंदर, तो चांदपुर एक विधानसभा क्षेत्र है, चांदपुर एक सीट है। यहाँ से 5-7 लोगों ने इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन लिया होगा, उन लोगों के बीच में आपस में कॉम्पिटिशन हुआ और उसके बाद कोई एक व्यक्ति यहाँ पे जीत के यहाँ से विधायक या एमएलए बन गया, ठीक है। विधायक या एमएलए बोलते हैं बेटा, वही तो बता रहे हैं, विधायक बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं स्टेट इलेक्शन में, है ना, जो स्टेट असेंबली होती है उसके लिए। और जो इलेक्शन होते हैं पूरे देश के लिए, उसमें क्या बोला जाता है? सांसद या एमपी, सांसद या एमपी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी स्टेट के बारे में। तो अभी वो व्यक्ति चुना गया, तो ये तो एक सीट की बात हो गई आपके चांदपुर सीट की। ठीक इस तरह से ये सीट आपकी बिजनौर है, एक नगीना है, धामपुर है, ये तो हम अपने रीजन की बात कर रहे हैं। पूरे यूपी में ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं, है ना, बहुत से रीजन अलग अलग है। तो उन सब एरिया से कोई कोई एक एक व्यक्ति चुन के सामने आया। अब उन सब लोगों को, क्योंकि हमने चुना है, तो क्या कहा जाएगा कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में क्या होता है, एक बच्चा क्लास मॉनिटर होता है, क्लास हेड होता है। तो अगर क्लास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो क्लास टीचर या प्रिंसिपल किससे पूछते हैं? मॉनिटर से, कि बेटा क्या हुआ था क्लास के अंदर, उनकी समझ होती है ना बताने की। तो वो बच्चा जो बात बताता है कि हमारी क्लास में ये प्रॉब्लम है या हमारी क्लास की ये डिमांड्स है, ये माना जाता है कि ये पूरी क्लास की डिमांड है, उस अकेले बच्चे की नहीं, है ना। अगर मॉनिटर ने जाके एप्लीकेशन दी है कि हमारी क्लास का बोर्ड बदला जाए, जो कि अब तक आपने नहीं दी, अगर हम लोगों ने एक बोर्ड की डिमांड दी है क्लास मॉनिटर ने कि हमारे क्लास का बोर्ड बदला जाए, तो ये पूरी क्लास की डिमांड हुई, ना कि अकेले कॉलेज ऑफ की। समझ में आ रहा है बेटा सब बच्चों को? समझ में आ रही है बात? ठीक उस तरह से ही डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जब एक व्यक्ति जो एमएलए होता है या एमपी होता है, वो आपकी बात ऊपर पहुंचाता है, ठीक है, तो वो क्या माना जाता है? आपका रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। क्योंकि हम खुद से जाके दिल्ली के अंदर देश की प्रधानमंत्री से अपनी बात डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास ना तो इतना समय है और ना ही ऐसा कोई सिस्टम है डायरेक्टली पहुंचने का। बट हम क्या कर सकते हैं, अपने एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन तक अपनी बात को रख सकते हैं। वो हमारी एप्लीकेशन, हमारी शिकायत, हमारा सुझाव या जो भी हमें प्रॉब्लम है उसके बारे में ऊपर बात कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो ये एक सिस्टम है, इसलिए इलेक्शंस होते हैं। चलिए, अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल दिया इन्होंने कि ये न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग दी है इन्होंने। हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुए थे, वहां पे एक व्यक्ति आए, एक नेता है वो आए और उन्होंने आके एक जनसभा को संबोधित किया, मतलब एक पार्टी रैली जो होती है उसमें उन्होंने आके लेक्चर दिया, भाषण दिया। उन्होंने क्या बोला आगे, बुक जो आपको बता रहा हूं मैं अभी, कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है, तो हम किसानों के ऊपर जो लोन है वो माफ कर देंगे। ऐसा होता है, पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शन से पहले तरह तरह के प्रॉमिसेस करती हैं। क्यों करती है बेटा? कि आपको अपने जो उनके मैनिफेस्टो होता है इलेक्शन का, जब इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन से पहले हर पार्टी अपना घोषणा पत्र हिंदी में बोलते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो, पार्टी मैनिफेस्टो, कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनी तो हम कौन कौन से काम देश के अंदर या प्रदेश के अंदर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या घोषणा की थी कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो ये हमारे मैनिफेस्टो में हमने मेंशन किया है कि हमारी घोषणा है
कि हम जो भी किसान भाई हैं उनके ऊपर जो सरकार की तरफ से जो बैंकों से उन्होंने लोन लिया हुआ है, जो वो चुका नहीं पा रहे हैं सुरक्षित ना होने की वजह से, तो ये सरकार जो अभी सरकार है वो आपकी बात नहीं सुन रही है, पर हम सुनेंगे। होता है ऐसा, उन्होंने ये बात की, लोगों की बात अच्छी लगी, लोगों ने उनको वोट दिया, तो वहां पे जब वोटिंग हुई तो उनकी पार्टी को बहुमत मिल गया। बहुमत समझते हो ना, मेजॉरिटी बोला जाता है बहुमत को, उनकी पार्टी को बहुमत मिला, उनकी सरकार बन गई और उन्होंने जो पहला काम किया वो क्या किया, उन लोगों के ऊपर जो लोन था उसको माफ करा दिया। समझ में आया बेटा? एक एग्जांपल दिया था इन्होंने आपको समझने के लिए कि इलेक्शन से पहले क्या बात होती है। अब हम बात करेंगे आगे इलेक्शंस कैसे होते हैं, वो सब हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्शंस क्यों जरूरी है? क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर क्या होता है, जो नेता है वो आपके पास आते हैं, आपको अपनी बातें बताते हैं, आपके पास फिर ऑप्शन होता है कि आप उनमें से कौन सी चीज को चूज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब किसी मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में अलग अलग शॉप के ऊपर लिखा होता है हमारे पास ये सर्विस अवेलेबल है, हमारे पास ये चीज अवेलेबल है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी सर्विस लेनी है। ऐसा है ठीक क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग पार्टियां अपने मैनिफेस्टो लेके आपके पास आती हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। आपको जो अच्छा लगता है उसमें से ये आपकी चॉइस होती है, कोई आपको फोर्स नहीं करता है कि आप बीजेपी को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें, समाजवादी पार्टी को वोट दें। वो आपकी अपनी विल, अपनी चॉइस होती है, ठीक है। वो पार्टी क्या करती है, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, कि आपके ऊपर है कि आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं या नहीं होते हैं। और हर एक पार्टी हर एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, है ना। एक पार्टी का प्लान है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब खत्म करनी है, दूसरी पार्टी का प्लान है कि गवर्नमेंट जॉब को बढ़ावा देना है। एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है वो किसको वोट देगा, जो गवर्नमेंट जॉब को बढ़ावा दे रहा है। और वो व्यक्ति जो चाहता है कि देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन आए, वो किसको वोट देगा, जो गवर्नमेंट जॉब को खत्म करना चाहता है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो लीडर्स हैं, अपनी जो गवर्नमेंट है, उनको चुनने की कोशिश करते हैं। समझ में आया सब बच्चों को ये बात? चलिए, तो देखिए बेटा, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा एक हरियाणा के बारे में। एक लीडर थे लोकदल के, उनका नाम था देवीलाल। वो उन्होंने एक पार्लियामेंट की तरफ से जो एक सभा होती है उसको संबोधित किया था। उन्होंने आके लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम आपका जो लोन है माफ कर देंगे, उन्होंने वो किया, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आया कि इस तरह से इलेक्शन प्रोसेस चलती है। बट जो नेक्स्ट इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर क्या हुआ था, उनकी पार्टी जीत गई, लोकल गवर्नमेंट बन गई हरियाणा के अंदर। बट उसके बाद जब अगले इलेक्शन हुए तो तब तक लोगों को लग गया कि ये सिर्फ एक वादा इन्होंने किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया, उनकी बस की बात, कोई और काम करना नहीं है। इससे बेटर क्या था, जो हमारी पुरानी सरकार थी कांग्रेस की, वो दोबारा आ जाए। हमारे इलेक्शन हुए तो लोगों ने दोबारा किसको वोट दिया जाता, कांग्रेस को। सत्ता किसकी बन गई, कांग्रेस की। इंडिया में ऐसा हुआ है। अगर हम बात करें इंडिया के लेवल पे, तो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2003-4 के आसपास है, कब है? 5 है। ओके, मतलब आप लोग का जो बर्थ हुआ तब देश के अंदर प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। आप लोग उन्हीं को देखा, मनमोहन सिंह को देखा है। मैंने मनमोहन सिंह से पहले कई पीएम को और देखा है, ठीक है। उससे पहले कौन थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम है, आप जानते होंगे, वो बीजेपी की तरफ से थे, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी, बीजेपी गवर्नमेंट बनी। उसके बाद लोगों को लगा कहीं ना कहीं देश के अंदर कि बीजेपी गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, उन्होंने किसको ज्यादा वोट दिया, कांग्रेस को। सरकार किसकी बनी, कांग्रेस की। और उनके जो देश के पीएम थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, ठीक है। वो एक बार इलेक्शन में चुने गए, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए। दोबारा इलेक्शन हुए, लोगों को लगा कि अच्छा काम कर रहे हैं, अब इन्हीं को एक मौका और देते हैं। उन्होंने, लोगों ने दोबारा उनको वोट दिया, दोबारा गवर्नमेंट बनी, ठीक है। लेकिन तब तक फिर लोगों को लगने लगा अगले 5 साल के अंदर कि देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तरह तरह के 2G 3G स्कैम, इतने कॉमनवेल्थ गेम्स के स्कैम और पता नहीं कितने स्कैम हुए। तो लोगों को लगा कहीं ना कहीं अब सरकार हमारा नाजायज फायदा उठा रही है, अब हमें इनको वोट नहीं देना है। तो लोगों के पास ऑप्शन क्या आया, बीजेपी। लोगों ने कहा पहुंच गए बीजेपी के पास। तो 2014 में इलेक्शन हुए, बीजेपी को लोगों ने क्या बना दिया, सरकार बना दी बीजेपी की। और देश के पीएम कौन बन गए, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इलेक्शन हुए 2019 में, लोगों को क्या लगा कि अभी भी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनको दोबारा वोट दे देते हैं। लोगों ने दोबारा उनको वोट दिया। वोट परसेंटेज पहले से कम हुआ, जितना पहले था उससे थोड़ा सा कम हुआ शायद, लेकिन सरकार अभी उन्हीं की बनी। अब इलेक्शन जब अगली बार होगा तब देखा जाएगा लोगों की क्या चॉइस है, वो अभी भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, है ना। ये किस पर डिपेंड करता है बेटा, लोगों की चॉइस के ऊपर। तो इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं,
इसलिए जरूरी है कि जो लोगों की जो चॉइस है, जो लोगों की विल है, इलेक्शंस उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि देश की जनता क्या चाहती है, वो कौन सी सरकार चाहती है, किस पार्टी को चाहती है सरकार में आए। देखिए, आप किसी पार्टी के जरूरी नहीं है कि आप उनकी हर बात से सहमत हो, बट आप किस पार्टी की ज्यादा बात से सहमत हैं वो डिपेंड करता है। ऐसे फॉर एग्जांपल देते हैं, आप एक मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, एक मोबाइल फोन है जिसकी बैटरी कम है, कैमरा बहुत अच्छा है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है। दूसरा फोन है जिसकी बैटरी बहुत ज्यादा है, कैमरा उतना अच्छा नहीं है, प्रोसेसर ठीक ठाक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा बैटरी चाहिए या अच्छा कैमरा चाहिए, है ना। मैं कह लूंगा अच्छी बैटरी, आपके लेंगे ज्यादा कैमरा, बैटरी है ना। गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, फोटो कैसे होता है, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, समझो बात को, समझ में आ रही है क्या कहने का मतलब है। मतलब क्या है कि डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी जो प्रायोरिटी है आप उसके हिसाब से आप चलते हैं। ठीक, जैसे कि हम एक शॉपिंग करने जाते हैं, ये इलेक्शन भी एक तरह की शॉपिंग आप मान सकते हैं कि आपको क्या बेटर चीज अवेलेबल मार्केट में मिल रही है, कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी आपको आपके हित की ज्यादा बात कर रही है। कुछ चीजें आपके अगेंस्ट भी हो सकती हैं, बट कुछ चीजें के होने से मेजॉरिटी चीजों पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आया बेटा ये बेसिक एग्जांपल आपको। चलिए आगे आपका जो टॉपिक है वो क्या है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। काफी तक उसमें मिलती चीज है, हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए, बताएगा भाई। जैसा मैंने बोला था बेटा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को रन करने के लिए इलेक्शंस टाइम टू टाइम होते रहना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर इलेक्शन डेमोक्रेटिक कंट्री में टाइम टू टाइम नहीं होंगे तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट जिसकी पार्टी की है उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, है ना। एक व्यक्ति जो लंबे समय तक सरकार में रहता है तो कहीं ना कहीं उसको ना हैबिट लगती है उस पावर में रहने की, तो वो जो उसकी जिम्मेदारी होती है उससे हटने लगता है। तो जिम्मेदारियों के साथ वो व्यक्ति काम करता रहे। आपके सामने एक अवसर है कि आपको 30 साल तक कोई नहीं रहेगा गवर्नमेंट का, तो आप जो चाहे वो करें, कोई रुकने वाला नहीं है। बट अगर आपके सामने ये है कि भाई अगर मैं अभी अच्छे से काम नहीं करूंगा तो 5 साल बाद इलेक्शन फिर से होना है, लोग मुझे हटा देंगे, बात समझ आ रही है। तो इसलिए व्यक्ति क्या करने की कोशिश करेगा, जो नेता होगा वो अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा, करे या ना करे वो बात की बात है। बट डेमोक्रेसी के पीछे, इलेक्शन के पीछे वजह यही है, जो सोच है कि इलेक्शंस बार बार होने से एक व्यक्ति जो कि निरंकुश हो सकता है, मतलब अपनी मर्जी से काम कर सकता है किसी की बात ना मानते हुए, फिर ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज उसके मन में एक डर रहेगा इलेक्शंस आने हैं फिर मेरी गवर्नमेंट जो है वो नहीं रहेगी। हाँ बेटा हो जाता है, उस केस में होता है जब गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं बचती है, वो सब बातें बात करेंगे अभी चैप्टर में आगे आएगा। ठीक है, चलिए देखिए कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था कि दुनिया के अंदर 100 से ज्यादा कंट्री ऐसे हैं जहां पे इलेक्शन होते हैं, याद है सब बच्चों को। ठीक है, हमने ये भी जाना था कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बेसिकली उनको चुनते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इलेक्शंस कुछ ऐसे कंट्री में भी होते हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन होने की बात हो रही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, दोनों में डिफरेंस है। इलेक्शंस एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन दोनों अलग अलग है ना। कैसे लगेगा बेटा बताएगा, बहुत ही पीछे बात कर रहे हैं ना, हम कुछ नहीं बोल रहे। इलेक्शंस ऐसे कंट्रीज में भी होते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है, या फिर कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शंस होते हैं बट वो रिग्ड होते हैं। रिग्ड मतलब फिक्स होते हैं, किसको सरकार बनानी है, क्या होना, सब पहले फिक्स होता है, वो बस एक दिखावा होता है इलेक्शन का। जैसे क्या था मैक्सिको में था, याद है सब बच्चों को मैक्सिको का एग्जांपल पढ़ा था हम लोगों ने, वहां एक ही पार्टी थी, उसी का इलेक्शन हर बार कोई पार्टी इलेक्शन जीतती थी, बिकॉज जो भी सरकारी लोग थे, गवर्नमेंट टीचर थे, वो सब लोग उसको प्रमोट करते थे और लोगों को फोर्स करते थे कि आप उसको वोट देंगे, किसी पार्टी को वोट देंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए देखिए कि ये सब है तो हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए। अगर हम बात करें कि एक डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के चल ही नहीं सकती, एक डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के चल ही नहीं सकती। अगर वो बिना इलेक्शन की चल रही है तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं हुई, क्योंकि डेमोक्रेसी का पहला रूल क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी का रूल है बाय द पीपल, बाय द पीपल ऑफ द पीपल। याद है कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। समझ में आया। तो
डेमोक्रेसी कब होती है? जब लोग फैसला करते हैं। जैसे dictatorship मेजॉरिटी है। जो देश है, जो पॉपुलेशन है बेटा, जब वो फैसला करती है वही तो डेमोक्रेसी कहलाती है। जब कोई एक व्यक्ति फैसला करता है तो वो डेमोक्रेसी नहीं होती। इसलिए इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी की सोल है, आप ये कह सकते हैं। एक डेमोक्रेसी की सोल क्या होती है? इलेक्शन, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कि एक इलेक्शन के बिना लोग सरकार नहीं बना सकते। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कहने के लिए हम बोल सकते हैं कि लोग एक जगह आकर बैठ जाएं और वो आके बात करना शुरू कर दें, लेकिन वो इतनी बड़ी कम्युनिटी में पॉसिबल नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं कि दूसरी बात कि हर एक व्यक्ति के पास ना नॉलेज भी नहीं होती है तो फैसला कैसे ले सकता है। देखिए मान लीजिए कोई एक फैसला लेना है, हमें सड़क बनने का, कि इस जगह पे सड़क बननी है, मुझे नहीं पता कैसे बनती, मैं नहीं जानता, मैं कितना एजुकेटेड हूँ, आप कितने एजुकेटेड हो, आपको हर एक फील्ड की नॉलेज नहीं होती। तो अगर हम लोगों के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दें कि जब लोगों का ही शासन है तो लोगों को ही काम करने दो ना, इलेक्शन क्यों करा रहे हो? कोई व्यक्ति बोल सकता है ये बात, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है ऐसा, बिकॉज हर एक व्यक्ति को हर एक फील्ड की नॉलेज नहीं है। तो इससे क्या होगा, देश के अंदर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाएगी, अर्थव्यवस्था मच जाएगी। क्योंकि एक सिस्टम से काम कब होता है? जब एक बाइंडिंग यूनिट पीछे काम करती है। जब एक बाइंडिंग यूनिट जो कि गवर्नमेंट है वही नहीं रहेगी तो देश के अंदर क्या होगा, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता होगा। क्योंकि अपने हिसाब से काम करेगा तो जो देश के अंदर यूनिटी है, सिमिलैरिटी है, वो सब नहीं बचेगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इलेक्शन होते हैं। इलेक्शंस के बाद हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव्स वो लोग होते हैं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है ना। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति डेमोक्रेसी के अंदर अपनी पसंद से वोट देता है, उसके बाद जो कुछ लोग हैं वो चुने जाते हैं और वो क्या कहलाते हैं? उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं। और जो लोग हैं अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट को रूल करते हैं। रूल को गवर्नमेंट हम ही कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट रूल हो रहा है वो कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, आम जनता कर रही है। बट करने वाले कौन है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे है कि अगर हम बात करें एक ऐसी जगह पे जहां पे लोगों को उनकी एज और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे चुना जाए, हम कह सकते हैं कि ज्यादा समझदार कौन व्यक्ति होता है? जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, तो फिर जिसकी एज ज्यादा होती है। सर गांव वगैरह में लगता है, गांव में क्या होता था? गांव के फैसले कौन करता था? गांव के बुजुर्ग। मतलब हाँ ऐसा कोई गांव में झगड़ा हो गया तो क्या करेंगे? जो गांव के बड़े लोग हैं उनको बुला के बैठाएंगे, उनसे फैसला कराएंगे। बट एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, दो बच्चों का झगड़ा है मोबाइल फोन में किसी ऐप के ऊपर, बात करते हैं एग्जाम्पल की, उसने उसके मोबाइल फोन में कोई चीज फीड कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, इस बात का झगड़ा है। अब उन्होंने कहा कि फैसला कराओ, गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको बुलाइए गांव के बुजुर्गों को। अब उन्हें समझा रहे हैं कि ना मेरे फोन के अंदर इसने को ऐप इंस्टॉल कर दी, इससे मेरे फोन में वायरस आ गया, तो क्या बुजुर्ग उसको फैसला कर सकते हैं? क्या बोलेंगे? हमें नहीं है, वो डिपेंड करता है ना, एज से सब कुछ नहीं आता, एक्सपीरियंस का कभी नहीं हो सकता। क्लियर? इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ एज और एक्सपीरियंस हम व्यक्ति को नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हर एक व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होती है, हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। आपको कितनी भी नॉलेज हो बट आप उस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है। आपको पता है दुनिया के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो लोग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं उनको अपनी बात रखनी नहीं आती। नॉलेज होना और नॉलेज को कन्वे करना बहुत अलग अलग है। क्रिकेट सब लोगों ने देखा है, क्रिकेट सब लोगों ने देखा है। क्रिकेट टीम में कोच होता है, वो सबको सिखा रहा होता है। अगर वो इतना अच्छा खेल पाता तो इंडियन टीम खुद क्यों नहीं खेलता? बात समझ रहे हो ना? अगर उसको इतनी नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज होना और नॉलेज को शो कर पाना फील्ड में जाके दोनों अलग चीजें होती हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? ऐसे ही होता है आपका टीचर। एक टीचर को कितनी नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है उस नॉलेज को बच्चे तक पहुंचाया कैसे जाता है। समझ में आ रही है बात? तो बहुत जरूरी है। दुनिया के अंदर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको बहुत एजुकेशन है, बहुत नॉलेज है, उन्होंने बहुत पढ़ा है, बट उनको आप स्कूल में खड़ा कर दो बच्चों के सामने तो एक लाइन ढंग से नहीं बोल पाएंगे। क्लियर? बिकॉज उनको वो चीज कन्वे करनी नहीं आती। ठीक है, इसलिए हम बात कर रहे हैं राजनीति के अंदर कि
हर एक व्यक्ति को जो कि देश के अंदर है उसको नॉलेज हो सकती है, लेकिन उसके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं हो सकती जो एक दूसरे व्यक्ति के अंदर इसको हम लोगों ने सुन के नहीं जाए। तो फैसला लेना बहुत मुश्किल काम होता है, तो फैसला लेना हर किसी के पास की बात नहीं है। ठीक है, देखिए तो इस सब कोई जगह पे हो जाए जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सब कुछ हो जाए, तो वहां पे इलेक्शन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, वहां पे इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसी कोई जगह हो सकती है कि जहाँ पे लोगों को इतना एक्सपीरियंस है, सब कुछ समझदार है, सब कुछ काम कर सकते हैं? कोई ऐसी जगह है कोई? नहीं है ना, कि जहाँ पे लड़के समझदार है, सबके पास एक्सपीरियंस है, सबको सब कुछ नॉलेज है, तो ऐसी जगह है ही नहीं कोई। इसलिए हमें इलेक्शन चाहिए ताकि हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुन सकें। है कि हम लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, कौन हमारी बात आगे पहुंचाएगा, वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? उन व्यक्तियों के बैकग्राउंड को देखकर। जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़े होते हैं, मान लीजिए आपके एरिया से 8 लोग इलेक्शन में उन्होंने नॉमिनेशन लिया है, वो खड़े हुए हैं, तो आप लोग उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उन्होंने आज तक कैसे काम किए हैं वो देखेंगे, उनकी पार्टी कौन सी है, उस पार्टी के प्लान्स क्या है वो देखेंगे। जब सब कुछ चीजें देख के आप सेटिस्फाई होंगे तब आप उस व्यक्ति को वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि आपकी जो बिल है वो व्यक्ति उसमें 100% खराब करता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति उतर रहा है 10%, कोई उतर रहा है 20%, जो 70-100 आपको लगता है कि बेटर है, आप उसको वोट दे देंगे। यही होता है, क्लियर? तो इसलिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे सोच के लोग होते हैं जिनको हमने चुना होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि एक इलेक्शन के अंदर वोटर के पास चॉइस होनी चाहिए। हमने जैसे डिस्कस किया आपसे, उसके पास चॉइस होनी चाहिए कि वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुन सके। चॉइस किस तरह से होती है कि सबसे पहली बात वो ये चूज कर सके कि उनके लिए लॉज कौन बनाएगा, है ना? कौन बनाएगा? जो हम लोग वोट दिया होगा वही बनाएगा। आगे वो ये चूज कर सके कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा और जो बड़े डिसीजंस हैं वो कौन लेगा। आगे क्या है बेटा? वो ये चूज कर सके कि कौन सी पार्टी ऐसी होगी कि जिसकी पॉलिसीज जो है वो देश के अंदर इंप्लीमेंट होगी। तो ये सब जो पॉलिसीज, ये सब जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ये कौन चलाता है देश के अंदर? कोई एक पार्टी या एक पार्टी का समूह, 2-3 पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाती है। तो वो कौन होते हैं? जिनको देश की मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने, देश के ज्यादातर लोग हैं, उन्होंने चूज किया होता है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये नहीं होता कि बीजेपी के पास आज इलेक्शन डेमोक्रेटिक, एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कौन कौन सी चीजें बनाती हैं? डेमोक्रेसी सबको पता है किसे बोलते हैं? इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होंगे ये बताएगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वेरी गुड। और कोई? वोटर को फोर्स नहीं किया जाए, बिल्कुल फोर्स किया जाए, बिल्कुल सही बात है, उसमें आ गया, फेयर में आ गया। दूसरा है बेटा इलेक्शंस एक रेगुलर इंटरवल पर होते रहने चाहिए, एक फिक्स टाइम के बाद इलेक्शंस होते रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी इलेक्शन कराए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसके बारे में सोच ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शंस एक फिक्स टाइम लिमिट के बाद फिक्स होना चाहिए कि हाँ ये इलेक्शन 5 साल के बाद होंगे, तो 5 साल के बाद हो जाने चाहिए। जो इलेक्शन होते हैं हमारे देश के अंदर राज्यसभा के होते हैं हर 6 साल के बाद, 6 साल के बाद, वो हर साल के बाद होने भी चाहिए। ठीक है, हालांकि वो हर 2 साल के बाद होते हैं, उसका एक अलग मौसम पे बात करेंगे उसके बारे में। कहाँ पे? राज्यसभा के इलेक्शन जो होते हैं, एक व्यक्ति का जो टेन्योर है वो होता है 6 साल। अगर आप राज्यसभा के लिए चुने गए हैं तो आप वहां रहेंगे 6 साल तक, 5 साल नहीं 6 साल के लिए। पर राज्यसभा इलेक्शन हर 2 साल के बाद होते हैं, क्योंकि हर 2 साल के बाद वहां के 1/3 लोग होते हैं रिटायर और नए 1/3 लोग जो है उसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे टोटल लोगों का नंबर है 300, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, होता है टोटल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 300 में से कितना 100 व्यक्ति निकल जाएंगे और 100 नए आ जाएंगे। अगले 2 साल बाद क्या होगा? 100 निकल जाएंगे, 100 नए आ जाएंगे। तो ऐसे 6 साल तक लगातार चलता रहेगा और 6 साल के बाद जो पूरे लोग उतने चले जाएंगे और नए लोग आ जाएंगे। तो 200 होती है, अलग बात है, वो अलग बात है। ठीक है, रोटी नहीं उसके अंदर। चलिए आप समझ में आई इसकी बात? देखिए इलेक्शंस के लिए जो इलेक्शंस हैं वो कई तरह से हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं जितनी भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो इलेक्शन कराती हैं, लेकिन जितनी भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो भी किसी किसी तरह के इलेक्शंस कराती हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया था सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन वहां पे इलेक्शन होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि जो डेमोक्रेसीज हैं वहां पे इलेक्शन होते ही हैं, इसके अलावा जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे इलेक्शंस होते हैं। हमने डिस्कस किया था पहले भी कि बहुत सारे जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहां पे इलेक्शंस का टाइम क्या रहता है। ठीक है,
चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। इलेक्शन जो है इसके लिए मिनिमम कंडीशंस क्या है इलेक्शन के डेमोक्रेटिक होने के लिए, कि कंट्री के अंदर इलेक्शन वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में हो रहे हैं, सही से हो रहे हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस थी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले सब लोगों को चूज करने का अधिकार हो कि वो किसको वोट दे रहे हैं, और हर एक व्यक्ति का जो वोट है उसकी वैल्यू इक्वल होना चाहिए। मैंने आपको समझाई थी फर्स्ट डे एक बात, क्लास 8 में समझाई थी। ऑप्शन होना चाहिए समथिंग टू चूज फ्रॉम, मतलब लोगों के पास चॉइस तो होनी चाहिए। चाइना में क्या था, चाइना के केस में लोगों के पास चॉइस ही नहीं थी, एक ही ऑप्शन था, एक ही पार्टी वही है जो भी है, ठीक है। तो लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए, लोग वहां पे अपने पसंद से जो कैंडिडेट है उसको चूज कर सके। आगे बेटा जो थर्ड नंबर पे कि लोगों को रेगुलर इंटरवल पे ये चॉइस मिलनी चाहिए, इलेक्शंस एक फिक्स टाइम के बाद होते रहने चाहिए। आगे है कि जो कैंडिडेट जिसको लोग जिताना चाह रहे हैं उसको ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, जिसको ज्यादा वोट मिले हैं उसी की सरकार में वो व्यक्ति आना चाहिए। आगे बेटा कि इलेक्शन जो है तो हमने बताया था फ्री और फेयर फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। कि हालांकि हमें ये लग सकता है कि ये बहुत इजी है इस तरह की पॉजिटिव इलेक्शन कराना, बट ये उतना इजी काम नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे ये सब चीजें बिल्कुल नहीं हो पाती।